हेलो फ्रेंड्स, 2IITN सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग कल के ही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1893 में 97 में आप चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, पहली हत्या। उसके बाद 1893 में वो विवेकानंद अमेरिका गए, 1893 में ही महात्मा गांधी अफ्रीका गए, 1906 में उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। SS सफारी जहाज से वो अफ्रीका गए थे। उसके बाद आता है 1899 में करजन आता है और करजन ने 1904 में ही ASI की स्थापना की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसने ही रेलवे बोर्ड की स्थापना की। 1905 में उसने बंगाल विभाजन किया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी। सलीमुल्लाह और आगा खान ने इसको बनाया था। सलीमुल्लाह इसके अध्यक्ष थे, वकारुल मुल्क इसके सदस्य थे। ढाका में इसका हेडक्वार्टर था और कराची अधिवेशन 1907 में इसका कानून बनकर तैयार हुआ। 1907 में क्या कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन। उसमें नरम दल और गरम दल दो दल बन जाते हैं। नरम दल के प्रमुख नेता थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल के हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 1893 और 1895 में क्रमशः गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किया। उसके बाद 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे त्रस्त होकर बहुत सारे स्वदेशी आंदोलन किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बंगला लिखा और फाइनली 1905 में जब करजन चला गया तो उसके बाद आता है 1905 में जब करजन जाता है, 1905 में जब करजन जाता है उसके बाद आता है मिंटो दोती। मिंटो दोती ने क्या किया? हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया। जब निर्वाचन की अलग मांग रख दी तो स्वदेशी आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। उसके बाद 1911 में आता है हार्डिंग दोती और 1911 में ही रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स की एंट्री होती है भारत में, जिसके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है मुंबई में। ठीक है, और गेटवे ऑफ मुंबई जो इंडिया था उसका वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया। उसके बाद वहां से जब बन के जब अंदर चार्ल्स कोरिया ने के द्वारा वास्तुकृत किया गया और रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स भारत आए तो उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी चीजें की। सबसे पहला तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। दूसरा, उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी और उसके बाद उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और उड़ीसा को बिहार में मिला दिया। ठीक है, तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। 2-3 हम लोगों ने बम कांड भी पढ़े थे। अलीपुर बम कांड है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 से बनी, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 से बनी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे उसमें, है ना। उसके बाद चमनदीप ने डंडा फौज बनाई थी और अलीपुर कांड में कुछ लोगों को फांसी हुई थी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोगों का आता है, आपने एक नाम सुना होगा, अगर पूछा जाए कि विदेशों में भारत का झंडा पहली बार कब फहराया गया, विदेशों में भारतीय झंडा, तो आपका एक नाम आता है मैडम भीकाजी कामा का। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा इन्होंने ही फहराया था। ठीक है, तो ये हुआ कब था? तो याद रखना 1907 में जर्मनी में समाजवादी सम्मेलन, 1907 में जर्मनी में समाजवादी सम्मेलन का दूसरा संस्करण हुआ, जिसमें भीकाजी कामा
जिसमें भीकाजी कामा भारतीय प्रतिनिधि बनकर गई। भारतीय प्रतिनिधि, जिसमें भीकाजी कामा भारतीय प्रतिनिधि बनकर गई और विदेशी धरती पर झंडा फहराया। देखो क्वेश्चन यहां से कितने सारे बन सकते हैं। विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैडम भीकाजी कामा। कब फहराया था? 1907 में। कहां फहराया था? जर्मनी में। किस सम्मेलन में फहराया था? समाजवादी सम्मेलन। वो समाजवादी सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो इनके नाम एक रिकॉर्ड हो जाता कि भाई पहला झंडा किसने फहराया था? तो भीकाजी कामा। भीकाजी कामा ने पहला झंडा फहराया 1907 में। कहां पे? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है भाई? बर्लिन। जर्मनी की चांसलर कौन है भाई? एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल। अब इसके बाद आता है 1909। 1909 में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी। कर्नल वाइली की हत्या कर दी। 1909 में क्या हुआ? मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी। जब कर्नल वाइली की हत्या करने के बाद ये भग गए। ठीक है, भगने के बाद इनके नाम मतलब वारंट इशू हो गया, तो इनके जो साथी और थे वो पकड़े जाने लगे। ठीक है, अब इसी के बाद ये केस चल ही रहा था मदन लाल ढींगरा वाला। उसके बाद 1913 आ गया। 1913 में शुरू हुआ गदर आंदोलन। गदर आंदोलन, जैसे गदर पिक्चर की गूंज भारत से पाकिस्तान तक गई थी ना, उसी तरह गदर आंदोलन की गूंज भी भारत से अमेरिका तक गई थी। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि गदर पार्टी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने। कहां बनाई थी? अमेरिका में। किस जगह बनाई थी? फ्रांसिस्को ने। फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। और जियोग्राफिकल कंडीशन में अमेरिका को कौन सा पार्ट था? नॉर्थ अमेरिका। मतलब उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी बनाई। गदर आंदोलन शुरू हुआ। गदर आंदोलन कब हुआ? 1913 में। ठीक है, अब जो इस गदर पार्टी के जो अध्यक्ष इसके थे, अध्यक्ष कौन थे भाई? सोहनलाल भखना। सोहनलाल भखना। सोहनलाल भखना ने अपनी एक खुद पार्टी बनाई थी, हिंद पार्टी ऑफ अमेरिका। हमने आपको लिखाया था। अध्यक्ष सोहनलाल भखना। इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? इसके कोषाध्यक्ष काशीराम थे। गदर पार्टी शुरू किसने की थी? शुरू लाला हरदयाल ने की। शुरू लाला हरदयाल ने की। ठीक है, शुरू लाला हरदयाल ने की। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने गदर पत्रिका छापी थी। गदर पत्रिका। अब ये क्वेश्चन आता है कि गदर पत्रिका कैसी पत्रिका थी? तो याद रखना भाई, साप्ताहिक। पहला संस्करण इसका, पहला संस्करण उर्दू में छपा। उसके बाद संस्करण गुरुमुखी में छपा। उसके बाद संस्करण गुरुमुखी में छपा। ये दूसरा संस्करण है और ये प्रथम संस्करण। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गदर आंदोलन था 1913 में चलाया गया। किसने चलाया? हमारे लाला हरदयाल ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहनलाल भखना। कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। गदर एक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने। वो कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। गदर पत्रिका कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। पहला संस्करण किसमें छपा था? उर्दू में। दूसरा संस्करण किसमें छपा था? गुरुमुखी में। ठीक है, इस गदर आंदोलन के बाद हमारे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने 1924 में क्या किया?
देखो अभी हम क्रांतिकारियों का चरण ही लेके चल रहे हैं ना, क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उसी का चरण लेके चल रहे हैं ना। गांधी युग उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको रिलेशन बताएंगे गांधी युग और इनमें क्या संबंध था। 1924 में इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया, ठीक है। 1925 में क्या हुआ, 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पे रोका गया। काकोरी नामक स्थान में रोका गया। काकोरी नामक स्थान में रोका गया। देखो 1925 में लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को रोका गया। ट्रेन को रोकने के बाद उसमें लूटपाट की गई। इसमें कोई बोलता खजाना था, कोई बोलता है डाक था मतलब जो भी ट्रेन में सामान था उसको लूटा गया। इस लूट में राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको काकोरी कांड के लिए फांसी नहीं दी गई। तो रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और भगत सिंह। तो भगत सिंह सही होगा। 1 2 3 4 आदमी ऐसे थे, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल, जिनको काकोरी कांड में दोषी पाते हुए फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद हमारा दूसरी घटना होती है कौन सी, 1929 में क्या हुआ, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेजरी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेजरी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में बम फेंके और उन्होंने बम के साथ साथ कुछ पर्चियां भेजी। जब उनको पकड़ा गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपने बम क्यों फेंका, तो उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जैसे लोगों पर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1928 में एक साइमन कमीशन आया था, आपने सुना होगा ना, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का विरोध करते करते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय, जिनको लाठियों से कूटकर मार डाला गया था। तो लाठियों का लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था, एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स। इन्होंने लाला लाजपत राय को मरवा दिया था। तो उसके बाद ही क्या, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आने के बाद सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या करा दी, लाठी का चार्ज का आदेश देकर। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों पर एक मुकदमा चला था लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला। और 1931 में तीनों को फांसी दे दी गई। तो 1931 में किसको फांसी दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस भारतीय महापुरुष की मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय।
उस लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? सांडर्स ने आदेश दिया था। तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के ऊपर 1929 में लाहौर षड्यंत्र का मामला सामने आया और उसकी सुनवाई करते करते 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों को फांसी पर लटका दिया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई। उसके बाद क्रांतिकारी चरण के इस दौर में एक अगला नाम निखर के सामने आता है और वो बंदा था सूर्यसेन। सूर्यसेन को हम लोग मास्टर दा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर दा किस क्रांतिकारी को बोला जाता है? सूर्यसेन। इनको हम लोग बंगाल का गांधी भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली यार बंगाल में जो गांधी जी तो महात्मा गांधी थे, वो बंगाल में सूर्यसेन से ही मिलते थे, है ना। मतलब ये अच्छे पहुंच थी गांधी तक। तो गांधी जी नीतियों में गांधी जी के साथ थे, लेकिन ये भी क्रांतिकारियों का ही एक हिस्सा थे। इन्होंने क्या किया? एक चटगांव शस्त्रागार किया था। चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्रागार 1930 में। चटगांव शस्त्रागार 1930 में इन्होंने किया था। इन्होंने क्या? इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई थी। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 1930 में क्या किया? चटगांव, इस समय कहां? बांग्लादेश में है चटगांव को बंगाल से अलग करने का इन्होंने प्रयास किया था। चटगांव को बंगाल से अलग करने का प्रयास किया था सूर्यसेन ने। कब? 1930 में। किसके द्वारा? इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा, जिसको इन्होंने खुद बनाया था। 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सूर्यसेन और उनके साथ दो इनके जो अच्छे कमांडर थे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के, गणेश घोष, एक हमारे गणेश घोष साहब थे और दूसरे लेकनीब बाउल। गणेश घोष के साथ लेकनीब बाउल, गणेश घोष के साथ लेकनीब बाउल और 65 अन्य क्रांतिकारी। ये सारे फैक्ट हैं भाई। 65 अन्य क्रांतिकारी ने मिलकर चटगांव शस्त्रागार लूट मचाई थी और चटगांव को बंगाल से अलग करने का प्रयास किया था। अच्छा, ये जो समय था बंगाल में 1930 का जो समय था, सूर्यसेन मास्टर दा इस समय इंडियन रिपब्लिक आर्मी को एक्टिव किए थे बंगाल में। अच्छा, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी थी। समय समय पर महिलाओं ने अपना अभिन्न योगदान दिया और बंगाल को ये जो क्षण चल रहा था, समय चल रहा था, इस समय में बंगाल को महिलाओं का भी योगदान बढ़ चढ़कर मिला। उसमें कुछ योगदान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। पहला नाम आता है प्रीति लता का। पहला नाम आता है प्रीति लता का, जिन्होंने रेलवे प्रेसिडेंसी पे छापा मारा था। प्रीति लता ने क्या किया था? रेलवे रेसिडेंसी पे छापा मारा और वहीं शहीद हो गई। प्रीति लता थी। उसके बाद आता है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त क्या हुआ था? सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। शांति घोष और सुनीता चौधरी, ये फैक्ट आपको मिलेंगे नहीं नॉर्मल किताब में, ठीक है। शांति घोष और सुनीता चौधरी ने क्या किया था? जिलाधिकारी की हत्या की थी।
जिलाधिकारी की हत्या की थी। इसके बाद एक नाम आता है बीना दास। ये बहुत खतरनाक थी। इन्होंने क्या किया था, बीना दास जो थी वो एक सेरेमनी चल रही थी, सेरेमनी है ना, जैसे आज में जो आईआईटी होती है ना, आईआईटी में जब खत्म होता है, जब सर्टिफिकेट मिलता है तो राज्यपाल साहब सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। तो बीना दास ने एक यूनिवर्सिटी समारोह में राज्यपाल पर गोली चला दी थी, राज्यपाल की हत्या कर दी थी। समझ लो भैया, फूलन देवी भी इनके आगे कुछ नहीं थी। प्रीति लता थी हमारी, रेलवे प्रेसिडेंसी भी उन्होंने छापा मार दिया था। जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी रेलवे वाली, डॉक्यूमेंट और सारी चीजें हटाने के लिए इन्होंने छापा मारा था, बट वहीं शहीद हो गई थी। लेकिन अपने काम पे इन्होंने पूरा फोकस करके 100% काम कर दिया था, लेकिन बाहर नहीं आ पाई थी, अंदर ये गोलियों के दौरान उनकी शहीद हो गई थी। उसके बाद नाम आता है कल्पना दत्त का। ये 4-5 नाम आपको याद करने हैं बंगाल से 4-5 नाम याद करने हैं ना। कल्पना दत्त जो थी वो सूरसेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी। सूरसेन जो हमारे मास्टरदा थे ना, मास्टरदा जिन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई थी, ये दीज आर ऑल मेंबर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये सारे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के मेंबर थे। कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी, मतलब ये सूरसेन के साथ रहती थी। शांति घोष और सुनीता चौधरी, इन दोनों का नाम आता है जिलाधिकारी, मतलब जो आज के डीएम है, जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी इन दोनों ने। इसके बाद बीना दास ने एक सेरेमनी में, सम्मान समारोह में बीना दास ने राज्यपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और मास्टरदा किसको बोलते हैं, सूरसेन को। सूरसेन का संबंध कहां से है, बंगाल। बंगाल का गांधी किसको बोलते हैं, मास्टरदा। मास्टरदा मतलब सूरसेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार हमला किया था। उस हमले का मेन उद्देश्य था चटगांव को बंगाल से अलग करना। जब चटगांव को बंगाल से अलग करना इनका मेन उद्देश्य था, तो गणेश घोष के साथ मिलकर इन्होंने 1930 में उस पर अटैक किया। इस अटैक के साथ दूसरी ओर प्रीति लता ने रेलवे प्रेसिडेंसी पे छापा मारा। कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई। शांति घोष सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या की। बीना दास ने राज्यपाल की हत्या की। ठीक है, बीना दास ने राज्यपाल की हत्या की। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। इसके बाद हमारा क्रांतिकारी युग में लास्ट के 2-3 स्टेप और बचते हैं। 1924 में क्या हुआ, ये सारे वन लाइनर फैक्ट है, आप लोग लिखते जरूर रहना। गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टोगाट, एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स टोगाट की हत्या का प्रयास किया, जिसमें वो सफल नहीं हुए और गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी गई। इसके बाद हमारा आता है 27 फरवरी 1931, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, प्रयागराज के में एक पार्क था, अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों के द्वारा ये घेर लिए गए, तब आजाद साहब ने क्या किया, अपनी एक गोली इन्होंने कनपट्टी पे उतार ली और ये भी शहीद हो गए। ठीक है, ये भी अपनी गोली से शहीद हुए, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, अपनी गोली से शहीद हुए। डेट क्या थी भाई, 27 फरवरी 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की डेट क्या थी, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को आजाद साहब ने अपने को गोली मारी। उसके बाद हमारा आता है 1940। 1940 में एक बहुत अच्छा आदमी था भाई, 1940 में एक आदमी था ऊधम सिंह। आपको हम जलियांवाला बाग जब अभी बताएंगे, ऊधम सिंह के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छा बंदा था। इसकी हिस्ट्री अगर आप, इसका मोटिवेशन अगर आप देखोगे, इसकी वर्क पावर अगर आप देखोगे, तो वाकई में सुन के आपको हैरानी होगी, यार ये भी बंदा हो सकता है।
1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में एक बैठक के दौरान, याद रखना, ओडायर, जनरल ओडायर की हत्या की। जनरल ओडायर की हत्या की। ये जनरल ओडायर वही है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक छोटा सा बच्चा था जो लाशों के बीच में दबा था, उसका नाम था ऊधम सिंह। ठीक है, उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जो जल्ली की एक संपत्ति थी, उसी जब ये जघन्य हत्याकांड हुआ था तो लाशों के ढेरों के बीच में एक बच्चा था जिसका नाम था ऊधम सिंह। ये ऊधम सिंह ने बाद में ऊधम मचा दी थी और 1940 में लंदन पहुंचकर ओडायर की हत्या की थी। कैसे पहुंचा, कैसे इसकी व्यवस्था की गई, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, है ना। 1924 में गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टोगार्ड की हत्या की, हत्या का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गोपीनाथ साहा ने एक असफल प्रयास किया और उनको फांसी दे दी गई। 27 डेट याद रखना, 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद ने अपने को अल्फ्रेड पार्क में गोली मारी। 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के लिए 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इसके बाद 1940 में ऊधम सिंह ने कहां पर, लंदन में जनरल ओडायर, याद रखना, ओ डायर, ए डायर और ब्राउन डायर, बहुत सारे डायर हैं, तो ओ डायर याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में चारों डायर दे देता है और यमओपी पे खिला देता है तुमको। ठीक है, तो ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होता है यार, तुम्हारा एक जो युग था क्रांतिकारी युग, क्रांतिकारी युग यहां से खत्म होता है। तो क्रांतिकारी जितनी घटनाएं थी लगभग हमने आपको सारी बता दी हैं। क्रांतिकारी जो घटनाएं थी, इससे जो आपका क्वेश्चन आएगा वो वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, और जितनी एक दो वीडियो में हमने क्रांतिकारी गतिविधियों को कवर किया है वो क्वेश्चन आपका उसी से आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा होम रूल लीग की तरफ। होम रूल लीग, ये होम रूल लीग क्या थी, किसने बनाई, है ना। 2-3 होम रूल लीग चली थी। एक हमारे तिलक साहब ने बनाई थी, एक एनी बेसेंट ने बनाई थी। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें याद रखना, होम रूल लीग किसने बनाई थी, तो सबसे पहला आता है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ने कहां बनाई थी, बंबई में। ठीक है, तिलक साहब ने कहां बनाई थी, बेलगांव में। बेलगांव कहां इस समय, कर्नाटक, यहीं पे एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है ATS, ठीक है, बेलगावी। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बंबई। अब देखो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी ये बनी थी सितंबर 1916। इनकी जो होम रूल लीग थी ये बनी थी अप्रैल 1916। ठीक है, अप्रैल 1916 और ये सितंबर 1916। ठीक है, अब देखो तिलक वाली का जो कार्य क्षेत्र था वो हमारा बेलगांव, कर्नाटक, बरार और महाराष्ट्र। कर्नाटक, बरार और आज का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आज का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, एनी बेसेंट की जो लीग थी उसका क्षेत्र, जो इनका क्षेत्र नहीं था वो इनका क्षेत्र था। ठीक है, बंबई वाला पूरा क्षेत्र इनका क्षेत्र था, बंबई में इनकी एंट्री नहीं हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। अब देखो बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में 1916 में बनाई। ठीक है, इसके बाद एनी बेसेंट ने बंबई में सितंबर 1916 में बनाई। इन्होंने अपना सचिव, इन्होंने बस बनाई थी, यही अध्यक्ष थे, यही सब कुछ थे। इन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को रखा, जॉर्ज अरुंडेल को रखा, जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव बनाया, जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, इसके बाद अन्य सदस्य में आ जाते हैं इनके वीपी वाडिया, और इसके बाद आता है रामास्वामी। वीपी वाडिया और रामास्वामी इनके अन्य सदस्यों में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो होम रूल लीग थी, तो होम रूल लीग से आप दो चीज समझ गए हो। एक होम रूल लीग किसने बनाई थी, तिलक ने। एक होम रूल लीग बनाई थी एनी बेसेंट ने।
एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था वो बंबई था, और बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो बेलगांव, कर्नाटक, बरार और आज का महाराष्ट्र का जो इलाका है वो इनका क्षेत्र था। इन्होंने अप्रैल 1916 में बनाई थी। मतलब पहले किसने बनाई? पहले तिलक साहब ने बनाई थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने बंबई बनाई सितंबर 1916 में। इन्होंने अपना सचिव जॉर्ज अरुणडेल को रखा, उनके साथ साथ वीपी वाडिया और रामास्वामी भी इनकी होम रूल लीग में शामिल थे। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग बनाई थी सितंबर 1916 में, इन दोनों ने अपना कार्य करना शुरू किया। कार्य जैसे ही हुआ तो भाई इनका कार्य क्या था? भाई कार्य इनका अंग्रेजों के खिलाफ था। तो अंग्रेजों ने जैसे ही देखा कि इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है तो अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया, एनी बेसेंट दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक को छुड़ाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 50 वकीलों के साथ, ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने 50 वकीलों के साथ मुकदमा लड़ा और तिलक को छुड़ा लिया। एनी बेसेंट को भी इन्होंने छुड़ा लिया, लेकिन उसके जैसे ही तिलक को तो छुड़वा लिया था, एनी बेसेंट को ये नहीं छुड़ा पाए थे। एनी बेसेंट को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड घोषणा के तहत छोड़ा गया। मॉन्टेग्यू ने घोषणा के तहत छोड़ा, और 1917 में इन्होंने क्या किया? 1917 में तिलक के कहने पर कांग्रेस के अधिवेशन में दिसंबर में इनको अध्यक्ष बनाया गया। तिलक के कहने पर बनाया गया था। तो यहां से हमारा होम रूल लीग भी खत्म हो जाता है, और इसके बाद अब शुरू होता है हमारा गांधी युग। गांधी युग, याद रखना, अभी जो हमने फैक्ट आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक को तो मोहम्मद अली जिन्ना ने छुड़वा लिया था, लेकिन एनी बेसेंट नहीं छूट पाई थी। एनी बेसेंट को जो उस समय का वायसराय था मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड ने घोषणा के तहत छोड़ा था। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड ने घोषणा के तहत छोड़ा था, और उसके बाद बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर लीग में चले गए थे। कांग्रेस को छोड़कर लीग में चले गए। अब देखो, दो पार्टी जब बनी, किसकी? तिलक की और एनी बेसेंट की। इन दोनों की जब पार्टी बनी, मतलब होम रूल लीग, तो दोनों अलग अलग थे, कार्य क्षेत्र अलग था। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इनको तिलक को छुड़वा लिया, एनी बेसेंट नहीं छूट पाई। जब एनी बेसेंट छूटी किसके? मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड की घोषणा पर, तब जैसे ही एनी बेसेंट छूटी तो तिलक ने उनसे मिले, और तिलक के कहने पर इन्होंने उनको अध्यक्ष बना दिया। ऐसा जब इन्होंने किया तो जो तिलक के समर्थन में जो जिन्ना साहब गए थे, उन्होंने लीग की ओर अपना रुख कर लिया, मुस्लिम लीग की ओर, कि यार हमने तुमको छुड़वाया और तुमने उनको अध्यक्ष बना दिया। तो थोड़ी नाराजगी हो गई और कांग्रेस को छोड़कर वो चले गए लीग में। उसके बाद शुरू होता है गांधी युग। गांधी युग, अब देखो, अभी तक जो हमने आधुनिक भारत पढ़ा है, क्रांतिकारी चरण पढ़ा है, उसमें आप सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हमने आपको बताई कि भाई कोई भी साम्यवादी नेता नहीं था, कोई किसी की बात सुन नहीं सकता था, वो सिर्फ गोलियां चलती थी और कुछ नहीं होता था। अब क्या होगा? गोलियां नहीं चलेंगी, ठीक है। जैसे ही 1922 में गोली चलेगी तो महात्मा गांधी सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। तो गांधी युग में क्या है? आपने पिक्चर देखोगे मुन्ना भाई MBBS, है ना, तो उसमें गांधीगिरी दिखाई जाती है। तो गांधीगिरी का मतलब होता है यार, कोई अगर तुम्हारे एक झपड़ मार रहा तो दूसरा भी कर दो, बेशरम होगा तो नहीं मारेगा, है ना। लेकिन भाई अंग्रेज क्या भाई बेशरम तो थे ही हो भाई, वो एक करोगे वो 4-5 रखते चले जाएंगे। तो जो हमारे गरम दल वाले नेता थे वो ये बोलते थे कि भाई ये बेकार है यार, गांधी जी के बस की बात नहीं जो ये छुड़ा ले। लेकिन गांधी जी यार वाकई में अपने आप में एक मिसाल थे। 1869 में इनका जन्म हुआ, 88 में इन्होंने बैरिस्टर किया, और 93 में अफ्रीका गए। इनकी 2 शादियां, नहीं, इनकी 2 शादियां आई थी गांधी जी की, ठीक है, 2 शादियां, एक तो गड़बड़ हो गई थी, दूसरी में इनकी शादी हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी 1869 में इनका जन्म होता है, ठीक है, और 1888 में ये पढ़ने जाते हैं, कहां? लंदन, बैरिस्टर बनने। फिर 1893 में ये जाते हैं अपना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। किस जहाज से जाते हैं? SS सफारी। फिर ये किस रेलवे स्टेशन पे उतारे जाते हैं? सेंट पीटरबर्ग। सेंट पीटरबर्ग में अश्वेत होने के कारण इनको हटा दिया गया था।
तो अश्वेत होने के कारण जब इनको हटाया गया तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि अफ्रीका में उस समय नस्ल भेदी प्रक्रिया बहुत चरम पर थी, है ना। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने जब वहां गए तब 1906 में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, टॉलस्टॉय फर्म खोली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉलस्टॉय फर्म किसने खोली? गांधी जी ने। कहां खोली? अफ्रीका में। कब खोली? 1906 में। पहली बार ये 1908 में जेल गए थे। अगर आप क्वेश्चन आ जाए गांधी जी पहली बार जेल कब गए, तो 1917 मत करना, 1908 करना। ये जेल गए थे अफ्रीका में पहली बार, ठीक है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई? तो टॉलस्टॉय। अगर आप बोले राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी युग में यहां से शुरू होता है। 1893 में ये अफ्रीका गए थे और 1915 में ये भारत आए। 1915 में जब ये भारत आए तो साबरमती आश्रम के किनारे इन्होंने अपना एक आश्रम बनाया और आश्रम में जिस कमरे में ये रहते थे उस कमरे का नाम था हृदय कुंज। ये भी क्वेश्चन पूछा, ये सारे फैक्ट हम आपको बता रहे हैं जो पूछे गए। गांधी जी साबरमती आश्रम कब बनाया था? 1916 में। 1916 में साबरमती 15 में आने के बाद इन्होंने अपना क्या भाई स्थान ढूंढा। गुजरात पोरबंदर तो बहुत पीछे हो गया था भाई, गांव में रह के इतना आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो साबरमती नदी किनारे 1916 में इन्होंने एक साबरमती आश्रम बनाया, ठीक है। साबरमती आश्रम जो था उसमें गांधी जी जिस कमरे में रहते थे उस कमरे का क्या नाम था? हृदय कुंज। ये गांधी जी की कुटिया थी। उसके बाद इन्होंने यहीं से अपना काम करना शुरू किया। भारत की दशा को देखा, भारत की दशा को देखने के साथ साथ दुर्दशा को भी देखा और सबसे पहले इनकी नजर पहुंची बिहार। और बिहार की नजर इनकी पहुंची नहीं थी, नजर इनकी पहुंचाई गई थी। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि यार बीएचयू की स्थापना हो रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1516 में ही हुई थी। लाला लाजपत राय ने इसको बनवाया था। तो क्या एक व्यक्ति का नाम आपका आता है? बिहार के मुरली भरहवा गांव के एक व्यक्ति थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो गांधी जी भाई चूंकि बहुत बड़े वकील थे, भारत बैरिस्टर बनकर भारत आए थे। अफ्रीका में भी इन्होंने झंडा गाड़ा था। तो रामचंद्र शुक्ल अभी भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने क्या, लाला लाजपत राय से मुलाकात की। लाला लाजपत राय ने बीएचयू में फीता काटने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया और फीता काटने की प्रक्रिया में ही ये रामचंद्र शुक्ल से मिले। रामचंद्र शुक्ल ने अपना रोना रो दिया महात्मा गांधी से कि ये हमारे साथ हो रहा है, नीली खेती में बिहार में ये चल रहा है, तिनकटिया प्रथा चल रही है और सब खाए जा रहे हैं। ना तो भाई भत्ता देते हैं, ना टीए देते हैं, ना डीए देते हैं, ना कुछ देते हैं और खून निकाल लेते हैं। गांधी जी को जब ये पता चला, गांधी जी ने बोला चलो भाई हम चलते हैं। गांधी जी उधर से चलेंगे चंपारण। फिर इसके बाद हम लोग जब वो चंपारण चलेंगे तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग गांधी युग में आ गए हैं। बहुत अच्छे से यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बनेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। भाई हमारे चैनल को लाइक तो करते रहिए।